आज के इस वीडियो में मैं आज तक की सभी सीक्रेट फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम शुरुआत करेंगे आज तक की सबसे वीक फॉर्म से, जिसमें वो मैजिक भी यूज नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम आज तक की एक से एक खतरनाक फॉर्म के बारे में बात करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे आज तक की गॉड लाइक फॉर्म के बारे में, जिसमें आने के बाद वो एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन आस्था से। तो जब आस्था सिर्फ एक बच्चा था तो उसकी माँ उसको हेज विलेज के चर्च ऑर्फनेज में छोड़ के चली गई थी। उसी के साथ में किसी और ने एक और बच्चे को छोड़ा था जिसका नाम था यूनो। इसके बाद आज तक अगले 15 साल तक यही रहा। आज तक का सपना था विजिट किंग बनने का, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन जो क्लोवर किंगडम को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, ब्लैक क्लोवर के यूनिवर्स में मैजिक ही सब कुछ है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आज तक के पास कोई भी मैजिक नहीं था, जबकि उसके दोस्त यूनो के पास बहुत सारी पावर्स थी। लेकिन आज ने फिर भी कभी हार नहीं मानी और वो मेहनत करता रहा, इस उम्मीद में कि किसी दिन वो भी मैजिक यूज कर पाएगा। और उसने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करी कि वो एक दिन में 1000 से भी ज्यादा पुशअप लगाने लगा और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक आम इंसान से बहुत ज्यादा हो गई। और फिर वो दिन आया जब आज तक की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। तो हर साल सभी 15 साल की उम्र के बच्चों को उनकी क्लोवर मिलती है, जिसकी मदद से वो मैजिक स्पेल्स यूज कर सकते हैं। और इस बार बारी थी आस्था की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आस्था को कोई भी क्लोवर नहीं मिली और सबने उसका मजाक उड़ाया। जबकि दूसरी तरफ उसके दोस्त यूनो को मिली एक 4 लीफ क्लोवर, जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती है। यहाँ तक कि पहले विजिट किंग के पास भी ये थी। और अब तुम समझ ही सकते हो कि आस्था के ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन पता है क्या, उसने फिर भी हार नहीं मानी और कहा कि चाहे 100 साल भी क्यों ना लग जाए, मैं मेहनत करता रहूंगा एक विजिट किंग बनने के लिए। और यही हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ एक 15 साल का बच्चा होने के बावजूद आस्था फिजिकल एंड मेंटली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आस्था की जिंदगी पूरी तरह से बदल के रख दी। यूनो की क्लोवर को चुराने के लिए एक अजीब आदमी आ गया, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि यूनो भी कुछ नहीं कर पाया। और जब आस्था को ये दिखा तो वो वहां पहुंचा यूनो को बचाने के लिए। लेकिन उस आदमी ने आस्था को इतना मारा और भला बुरा बोला कि एक टाइम के लिए आस्था ने खुद मान लिया कि वो बेकार और कभी भी विजिट किंग नहीं बन सकता। लेकिन फिर यूनो ने आस्था का हौसला बढ़ाया ये बोल के कि वो दोनों राइवल्स हैं। और फिर आस्था एक और बार उठा उस आदमी से लड़ने के लिए, और अचानक से उसके सामने एक 5 लीफ क्लोवर आ गई, जिसके अंदर एक डीमन होता है। और उसमें से एक तलवार भी निकली जिसका नाम था डीमन स्लेयर, जिसकी मदद से आस्था ने एक ही अटैक में उस आदमी को हरा दिया। आज तक इस क्लोवर में 4 तलवारें हैं, जिनके बारे में हम आने वाली फॉर्म्स में बात करेंगे। हालांकि अगर डीमन स्लेयर की बात करें तो ये काफी बड़ी और भारी तलवार है, जिसको आज तक के सिवा कोई भी नहीं उठा सकता। और उसमें एबिलिटी है किसी भी तरह के मैजिक को न्यूलिफाई एंड कट करने की, जैसे कि वो दूसरे के मैजिक को टुकड़ों में काट सकता है और उसको रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज तक की नेक्स्ट फॉर्म में वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं रह जाता, बल्कि एक मैजिक नाइट बन जाता है और लैंड ऑफ द सन की एक सीक्रेट टेक्निक को सीखता है। तो एक 5 लीफ क्लोवर मिलने के बाद आस्था यूनो के साथ मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए चला जाता है, जहां उसका सामना बाहा से होता है, जिसको आस्था एक ही अटैक में हरा देता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी कोई मैजिक नाइट कैप्टन आस्था को अपनी टीम में नहीं लेता। लेकिन फिर कैप्टन यामी आस्था का हौसला देख के उसको ब्लैक बुल्स में ले लेते हैं। दूसरी तरफ यूनो ज्वाइन होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप गोल्डन डाउन में। और इसके बाद आस्था अपने पहले मिशन पर जाता है, जहाँ उसका सामना होता है मार्स नाम के एक विलन से। और वैसे तो आस्था की तलवार बहुत ओवर पावर्ड है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। तो जैसे कि मैंने बताया कि डीमन स्लेयर एक बहुत भारी और बड़ी तलवार है, इसलिए इसको तेज स्विंग करने में आस्था को बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में आस्था के ऊपर अगर कोई भी फास्ट अटैक करता है तो वो आस्था को हरा सकता है, जो कि होता भी है जब मार्स आस्था के ऊपर बहुत फास्ट अटैक करके उसको हरा देता है। लेकिन फिर आस्था को मिलती है उसकी दूसरी तलवार डीमन ड्यूल है। ये एक नॉर्मल साइज की तलवार है, जिसको आस्था आराम से स्विंग कर सकता है और फास्ट अटैक से बच सकता है। इस तलवार में एबिलिटी है माना स्टोर करने की, जिसकी मदद से आस्था दूसरों के माना को स्टोर करके मैजिक स्लैश मार सकता है और साथ ही में वो एंटी मैजिक के स्लैश भी मार सकता है। लेकिन मिडनाइट सनाट के दौरान आस्था का मुकाबला लीच नाम के केल्फ से होता है, जो कि इतने ज्यादा तेज अटैक करता है कि आस्था के लिए मुश्किल हो जाता है उनसे बचना। जबकि दूसरी तरफ कैप्टन यामी बिना देखे उन अटैक से बच जाते हैं। और इसका रीजन होता है की, एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से पावर ऑफ 6 सेंस मिल जाती है। और यहाँ पे आस्था इसको भी सीख लेता है, जिसके बाद वो पर्पल ओकरा के कैप्टन को आराम से पकड़ लेता है, जबकि वो अपने मैजिक से गायब हो गए होते हैं। अभी भी आस्था की 6 फॉर्म्स बाकी हैं और लास्ट वाली में तो वो गॉड ही बन जाता है। लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं आस्था की डेविल फॉर्म के बारे में, जिसमें आने के बाद वो एक मैजिक नाइट कैप्टन जितना पावरफुल हो जाता है। तो तुम्हें पता ही होगा कि आस्था की पहली तलवार डीमन स्लेयर मैजिक को अब्सॉर्ब करती है। लेकिन क्योंकि आस्था के पास कोई भी तलवार नहीं है, इसलिए इसका असर उस पर नहीं होता, बल्कि जिस तरह से इन तलवारों के अंदर एंटी मैजिक फ्लो होता है, उसी तरह से आस्था की बॉडी में भी एंटी मैजिक फ्लो होता है, जिसकी मदद से वो कुछ हद तक अपने डेविल की पावर्स को यूज कर सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है अपनी बॉडी की लिमिट्स के वजह से। लेकिन फिर विच क्वीन आस्था की उन लिमिट्स को हटा देती है, जिसके बाद हमें देखने को मिलती है आस्था की ब्लैक फॉर्म। नहीं, इसमें वो काला नहीं हो जाता, बल्कि उसकी बॉडी के कुछ पार्ट एंटी मैजिक से कवर हो जाते हैं। साथ ही में आस्था के सर पर एक सींग आ जाता है और उसकी पीठ पर एक पर आ जाता है, और उसको एबिलिटी मिल जाती है
उड़ने की। साथ ही वो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि लगता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहा है। लेकिन एल्फ रिकार्नेशन आर्क के दौरान एक एल्फ आस्था के गांव पर अटैक करके उनको पॉइजन कर देता है और यहाँ आस्था की कोई भी तलवार काम नहीं आती। सबको लगता है कि वो मरने ही वाले हैं, लेकिन तभी आस्था की क्लोवर में से एक और तलवार निकलती है और जैसे ही आस्था उसको गाँव वालों के पास लेकर जाता है, उनके ऊपर जो पॉइजन होता है वो हट जाता है, क्योंकि इस तलवार के अंदर एबिलिटी होती है किसी भी तरह के स्पेल को अंडू करने की। यहाँ तक कि आस्था इसकी मदद से रिकार्नेशन स्पेल तक को तोड़ देता है। इसके बाद आस्था यूनो के साथ मिलकर पेट्री और ज़ेग्रेट से फाइट करता है और इस पॉइंट पर आस्था एक मैजिक नाइट कैप्टन से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन एक महान कैरेक्टर ने कहा है कि एवरी जुत्सु हैज अ वीकनेस और आस्था की इस फॉर्म में भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इस फॉर्म में आस्था ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग मैजिक की तरफ अटैक करता है बिना उसकी मर्जी के, जिसकी वजह से कभी कभी वो दुश्मन की तरफ अटैक करने के बजाय कहीं और ही चला जाता है और वो इसको सिर्फ दिन में 2 बार ही यूज कर पाता है 5 मिनट के लिए। लेकिन आस्था की जिस नेक्स्ट फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें उसकी सारी वीकनेस खत्म हो जाती है और हमें देखने को मिलती है ट्रू ब्लैक। हार्ट किंगडम में 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद आस्था पूरी तरह से बदल जाता है। उसकी बॉडी फिजिकली पीक पर आ जाती है और उसकी स्पीड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जैसे कि वो डीमन स्लेयर के ऊपर खड़े होकर उड़ सकता है और उसका नाम लेकर अपने पास बुला सकता है और अब वो स्ट्रॉन्ग मैजिक की तरफ अटैक करने के बजाय अपनी मर्जी से किसी के ऊपर भी अटैक कर पाता है। लेकिन इतना पावरफुल होना भी काफी नहीं होता लूसीफेरो के डेविल होस्ट दांते को हराने के लिए और वो आस्था को इतने बुरे तरीके से मारता है कि आस्था को उसके डेविल लीबे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसमें आस्था अपने एक हाथ के बदले उसकी कुछ पावर्स ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन यामी भी दांते को रोक नहीं पाते और वो आस्था से मदद मांगते हैं, लेकिन दांता आस्था की तीनों तलवारों को दूर फेंक देता है और फिर कैप्टन यामी आस्था को अपनी कटाना देते हैं, जिसके बाद वो कटाना एंटी मैजिक से कवर हो जाती है और आस्था एक ही स्लैश में दांते को हरा देता है, जिसके बाद ये कटाना आस्था की ग्रोमर में ही स्टोर हो जाती है। लेकिन इसके अगले ही पल यहाँ एक और डेविल होस्ट आके कैप्टन यामी को किडनैप करके लेके चला जाता है और आस्था कुछ भी नहीं कर पाता और इसके बाद आस्था का सामना इंसानों से नहीं बल्कि डेविल से था और हो सकता है कि तुम्हें लगे कि आस्था उनको हरा नहीं सकता, लेकिन आस्था की जिस नेक्स्ट फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें वो किंग ऑफ डेविल जितना पावरफुल हो जाता है। तो ये डेविल होस्ट कैप्टन यामी और विलियम को किडनैप करके लेके चले जाते हैं ताकि वंडर वर्ल्ड से सभी डेविल्स को निकाल सके और इनको रोकने के लिए आस्था और काफी सारे मैजिक नाइट्स आते हैं। साथ ही में आस्था ब्लैक बुल के वाइस कैप्टन की मदद से लीबे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, लेकिन आस्था उसको अपना गुलाम बनाने के बजाय एक बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो लीबे की पूरी पावर्स को यूज नहीं कर पाता। लेकिन नाच के एक डेविल के साथ काफी दिनों तक ट्रेनिंग करने के बाद आस्था इस फॉर्म को सीख लेता है। इस फॉर्म में आने के बाद आस्था की बॉडी एंटी मैजिक से कवर हो जाती है और उसके सर पर 2 सींग और उसकी पीठ पर 2 पर आ जाते हैं और आस्था की एक पूंछ भी आ जाती है और वो काफी हद तक एक डेविल के जैसे दिखने लगता है। साथ ही में आस्था की स्पीड ऑफ लाइट जितनी हो जाती है और वो एक ही स्लैश में एक एंशिएंट डेविल को हरा देता है, जिसको क्लोवर किंगडम के सभी मैजिक नाइट भी मिलकर रोक नहीं पा रहे थे। और आस्था यहाँ रुकता नहीं बल्कि स्पेड किंगडम में जाके 2 सुप्रीम रैंक डेविल से फाइट करता है, जिनको रोकने में कैप्टन जे को नाच तक की फट रही थी, लेकिन आस्था एक ही अटैक में उनमें से एक को हरा देता है और जब वो दोनों एक साथ मिलकर अटैक करते हैं तो आस्था उनको भी स्लैश मार के हरा देता है। और इस फॉर्म में आने के बाद आस्था एक पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने जितना पावरफुल हो जाता है। लेकिन अगेन इस फॉर्म में भी कुछ दिक्कत होती है, जैसे कि आस्था की लिमिट अभी भी 5 मिनट की थी और वो अभी भी लीबे की 100% पावर को यूज नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से जब उसका सामना किंग ऑफ डेविल से होता है तो वो आस्था को इतना बुरा मारता है कि एक ही अटैक में आस्था अधमरा हो जाता है और फिर हमें देखने को मिलती है ट्रू डेविल फॉर्म और साथ ही में एक ऐसी टेक्निक जो कि आस्था के सिवाय कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो लीबे आस्था को अपनी पास्ट की मेमोरीज बताता है, जहाँ आस्था को पता चलता है कि लीबे आस्था की माँ से कितना प्यार करता था एक बेटे के रूप में, और जब आस्था और लीबे एक दूसरे को पूरे तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक मास्टर और सर्वेंट के जैसे नहीं बल्कि एक भाई के जैसे, तो इनकी सभी लिमिटेशन हट जाती हैं और फिर आस्था ट्रू डेविल फॉर्म में आता है। इस आने के बाद आस्था की बॉडी का हर एक हिस्सा एंटी मैजिक से कवर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी तरफ आने वाले मोस्टली मैजिक अटैक खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि लूसीफेरो की ग्रेविटी मैजिक का असर भी आस्था के ऊपर नहीं होता और आस्था बिना किसी लिमिट के एंटी मैजिक को यूज कर पाता है और उसकी रो स्पीड स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस लूसीफेरो ने आस्था को एक ही अटैक में अधमरा कर दिया था, आस्था उसके अटैक को आसानी से रोकता है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और आस्था एक और एबिलिटी को मास्टर करता है जिसका नाम है डीमन स्लेयर इक्विनॉक्स। ये कितना भयानक अटैक है कि इसके बीच में आने वाली सभी चीजें कट जाती हैं और इसमें एबिलिटी है सिलेक्टिव अटैक की, मतलब आस्था जिसके ऊपर चाहे इसका असर सिर्फ उसके ऊपर ही होगा और किसी के ऊपर नहीं, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा रेयर और खतरनाक एबिलिटी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आस्था इतना ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी हमारी कहानी के विलन लूसियस को हरा नहीं पाता है और इसकी वजह होती है आस्था की सबसे बड़ी कमजोरी। फाइनली हम बात करने वाले हैं आस्था की गॉड लाइक फॉर्म के बारे में, जिसमें आने के बाद वो एक विजर्ड किंग से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और उसको कुछ ऐसी एबिलिटीज मिलती हैं जिसकी मदद से वो एक 5 हेड ड्रैगन को सिर्फ एक ही अटैक में मार देता है। तो विजर्ड किंग के हाथों लगभग मरने के बाद आस्था पहुंचता है द लैंड ऑफ सन। हाँ, ये कैप्टन यामी का होम टाउन है और यहाँ आस्था की मुलाकात कैप्टन यामी के बचपन के दोस्त रियुया से होती है। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही सिस्टम होता है क्योंकि यहाँ के लोग सुप्रीम रैंक डेविल से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आस्था उनसे ट्रू डेविल यूनियन फॉर्म का यूज करके फाइट करता है। लेकिन
लेकिन वो आस्था को कुत्ता बना बना के मारते हैं। और फिर हमें पता चलता है इन लोगों का इतना ज्यादा ताकतवर होने का रीजन। तो यहाँ के लोग यूज करते हैं जेटन नाम की एक एबिलिटी को। इसको आसान शब्दों में समझो तो अपनी सभी एनर्जी को एक पॉइंट पे फोकस करके अटैक करना। तुम सोच रहे हो कि इसमें इतना खास क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन तुम गलत हो, क्योंकि जेटन को यूज करने के लिए की को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि पहले तुम्हें की मदद से अपने एनिमी की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना होगा, और जैसे ही तुम्हें ओपनिंग मिलेगी तुम ऑल एनर्जी को फोकस करके अटैक करोगे, जिसके बाद सामने वाला बंदा बच नहीं पाएगा। और क्योंकि आस्था को पहले ही की आती है, इसलिए वो जेटन के बेसिक्स तो कर लेता है, लेकिन बहुत सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी आस्था उसको यूज नहीं कर पाता। पर फिर लैंड ऑफ द सन का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा आस्था को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में बताता है। लेकिन आस्था की वो कमजोरी क्या है, वो जेटन कैसे सीखता है और उसकी मदद से क्या क्या करता है, वो मैं तुम्हें अपनी आने वाली मांगा एक्सप्लेन वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना जान लो कि आस्था इस टेक्निक को मास्टर करके फाइट करता है एक 5 हेड ड्रैगन से, जिसको हराने के लिए उसके 5 सरों को एक साथ काटना होगा। लेकिन लैंड ऑफ द सन में कोई भी ऐसा नहीं कर पा रहा था, और फिर आस्था जेटन का यूज करके उस ड्रैगन को एक ही अटैक में हरा देता है। और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लैंड ऑफ द सन में इतने समय से जो बादल थे वो तक कट जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है। और इस पॉइंट पर आस्था कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है तुम समझ ही सकते हो। और अब उसका सामना है बुरे विज़र्ड किंग से, तो क्या आस्था उसको हरा पाएगा? वेल ये तुम्हें मैं आने वाले एपिसोड में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब हम बात करने वाले हैं आस्था की लेजेंडरी फॉर्म के बारे में, जिसमें आने के बाद वो पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जादूगर बन गया था। तो पहले विज़र्ड किंग ने बनाई थी एक तलवार और उसका नाम था इंपीरियल। इसमें एबिलिटी थी मैजिक स्टोर करने की, लेकिन जैसे जैसे न्यू विज़र्ड किंग बने ये तलवार हर एक ने यूज करी और उन सभी का मैजिक, विजडम एंड अ पीस ऑफ सोल इसमें स्टोर हो गया फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिसकी वजह से ये तलवार बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। और इसमें एबिलिटी आई पिछले विज़र्ड किंग्स को फिर से जिंदा करने की और उनके मैजिक और विजडम को यूज करने की। लेकिन फिर फॉर्मल विज़र्ड किंग कॉमरेड को रॉयल्टीज ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से वो क्लोवर किंगडम के खिलाफ हो गए। पर फिर जूलियस ने उनको एक टाइम कैप्सूल में बंद कर दिया, लेकिन जब जूलियस मरे तो कॉमरेड वापस आ गए और इस बार उन्होंने इंपीरियल तलवार की मदद से पिछले कुछ विज़र्ड किंग्स को भी जिंदा किया क्लोवर किंगडम को बर्बाद करने के लिए। हालांकि आस्था ने कॉमरेड को रोकने की कोशिश करी, लेकिन इस तलवार के सामने वो भी टिक नहीं पाया। लेकिन इसके बाद अभी वाले विज़र्ड किंग ने आस्था को पहले विज़र्ड किंग की तलवार दी और फिर सभी मैजिक नाइट्स ने उसमें अपना मैजिक डाला, जिसके बाद जब आस्था ने उसको पकड़ा तो उसकी एक साइड की बॉडी ब्लू कलर के माना से कवर हो गई। दूसरी तरफ कॉमरेड ब्लैक क्लोवर पर एक बहुत बड़े मैजिकल स्टोन से अटैक करते हैं, लेकिन फिर आस्था डीमन स्लेयर एंड इंपीरियल से उस पत्थर को बीच में से काट देता है, जिसके वजह से कॉमरेड भी हार जाते हैं। और यहाँ देखने वाली बात यह होती है कि आस्था उस तलवार के मैजिक को यूज कर पा रहा था, और जब वो ये लूसियस से पूछता है तो वो बताते हैं कि आस्था की मैजिक यूज करने में पिछले विज़र्ड किंग्स ने मदद की। हालांकि तलवार इसके बाद टूट जाती है, लेकिन इमेजिन करो अगर ये तलवार भी आस्था की ग्रोमर में स्टोर हो जाती तो। वेल तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ बता सकता हूँ कि इसके बाद आस्था इनविंसिबल बन जाता, क्योंकि ये बंदा पहले से ही एंटी मैजिक यूज करता है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। और अगर आस्था मैजिक भी यूज करने लगे तो उसको हराना नामुमकिन हो जाएगा। और आस्था की सबसे बड़ी पावर होती है पिछले विज़र्ड किंग्स। लाइक इमेजिन करो अगर लूसियस से फाइट के दौरान आस्था पिछले विज़र्ड किंग को फिर से जिंदा करके उनके साथ मिलकर फाइट करे तो भाई लूसियस की फाइट क्या हाथ में आ जाएगी। लेकिन ऐसा मैं देखने को नहीं मिला, क्योंकि क्रिएटर को लूसियस को फाइनल विलेन बनाना था। वैसे तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है ब्लैक क्लोवर में जरूर बताना, और अगर तुम्हें नहीं पता है कि विज़र्ड किंग बुरे क्यों बने तो ये वीडियो जरूर देखना।